कभी ये सवाल मन में आया है कि इतनी मेहनत, इतनी कोशिशों के बाद भी जिंदगी एक ही जगह पर क्यों अटकी हुई सी लगती है? ये सवाल तो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। बिल्कुल। हम सब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अक्सर खुद को उन्हीं पुरानी गलियों में वापस खड़ा पाते हैं। हाँ। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी उलझन पर रोशनी डालते हैं। ये ब्रायना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू पर आधारित कुछ नोट्स हैं। और उनका एक बहुत ही क्या कहते हैं सीधा सा संदेश है। हाँ, कि जिस पहाड़ को तुम पार करने की कोशिश कर रहे हो वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। और आज हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम ढेरों किताबें पढ़ लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं। हाँ, बहुत मोटिवेशन लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी असल जिंदगी में उन्हीं डरों, आदतों और रिश्तों में फंसे रह जाते हैं। तो इन नोट्स का मूल तर्क ये है कि समस्या हमारी जिंदगी के हालात नहीं, बल्कि हमारे अंदरूनी पैटर्न्स हैं। एग्जैक्टली। और ये जो पहाड़ है वो कोई बाहरी मुश्किल जैसे नौकरी या पैसा वो नहीं है। तो फिर ये पहाड़ है क्या? आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि नौकरी की समस्या, पैसों की तंगी या कोई मुश्किल रिश्ता ही हमारा पहाड़ है। और यहीं पर ये किताब एक बहुत बड़ा नजरिया बदलती है। इसके मुताबिक ये पहाड़ हमारा अपना अंदरूनी प्रतिरोध है। अंदरूनी प्रतिरोध? हाँ, हमारी सालों पुरानी आदतें और कंडीशनिंग है, और सबसे बढ़कर हमारा कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, वो दायरा जहां सब कुछ जाना पहचाना लगता है, भले ही वो दर्दनाक क्यों ना हो। बिल्कुल। असल में हमारे अंदर एक लगातार संघर्ष चलता रहता है। एक तरफ हमारा सचेत मन है जो कहता है मुझे तरक्की करनी है, मुझे बदलना है। लेकिन फिर एक दूसरा हिस्सा भी है, हमारा अवचेतन मन, जो डर और आदतों से चलता है। और शायद वो कुछ और ही कह रहा होता है। वो कुछ और ही कह रहा होता है। वो हिस्सा चीख चीख कर कहता है, नहीं, सुरक्षित रहो, बदलाव खतरनाक है, जो जैसा है वैसा ही ठीक है। अच्छा। और असली टकराव यहीं से शुरू होता है, जब हमारी इच्छाएं और हमारी आदतें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए किताब का नाम है द माउंटेन इज यू। हाँ, वो सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं। ये समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी से जुड़ा इन नोट्स का सबसे अहम हिस्सा है आत्मविनाश या सेल्फ सैबोटाज। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अनजाने में अपने ही लक्ष्यों को खुद ही बर्बाद कर देते हैं। जैसे कोई बड़ा मौका दरवाजे पर दस्तक देता है और हम अचानक डरकर पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। या फिर हम हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, कि एक दिन आएगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा। और वो दिन कभी नहीं आता। बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, और सोचते सोचते उस काम को कभी शुरू ही न कर पाना, ये भी इसी का एक रूप है। हम अपनी ही तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। सही बात है। अक्सर लोग इसे अपनी आलस या बुरी किस्मत का नाम दे देते हैं। कोई सोचता है मैं बस आलसी हूं, इसीलिए टालमटोल करता हूं। लेकिन ये नोट्स कहते हैं कि वजह से कहीं ज्यादा गहरी है। पर क्या ये चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बनाना नहीं है? हो सकता है कोई इंसान सच में सिर्फ आलसी हो। स्रोत इस आलस और डर के बीच फर्क कैसे करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और लेखक इसका जवाब मनोविज्ञान में देते हैं। वो कहते हैं कि ये आलस नहीं, बल्कि डर है जो हमें रोकता है। डर? हाँ, डर हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना आदिम हिस्सा है, जिसका मुख्य काम हमें हर कीमत पर जिंदा और सुरक्षित रखना है। अच्छा। उसके लिए कोई भी बदलाव, कोई भी अनजानी चीज एक संभावित खतरा है। दिमाग एक बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है, जो हमें किसी भी अनजान गली में जाने से रोक रहा है, भले उस गली के आखिर में खजाना ही क्यों ना हो। क्या बात है! बिल्कुल सही उपमा है। जब आप कोई नया काम शुरू करने लगते हैं, कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजा देता है कि रुको, ये जोखिम भरा है। हाँ, क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? क्या होगा अगर लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया? क्या होगा अगर तुम बदल गए और अकेले रह गए? ओह, ये डर तो बहुत असली लगते हैं। ये असली ही है। ये असफलता का डर, लोगों की राय का डर और बदलाव का डर ही है जो सेल्फ सैबोटाज के रूप में बाहर आता है। ये हमारी दिमाग का हमें बचाने का एक गलत आउटडेटेड तरीका है। अगर हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए ये सब कर रहा है, तो फिर हम उन आदतों में क्यों फंसे रहते हैं जो हमें साफ साफ नुकसान पहुंचा रही हैं? जैसे कोई टॉक्सिक रिश्ते में है या लगातार तनाव में रहता है। क्या इसकी भी कोई वजह है? इसकी वजह है, और यहीं पर इन नोट्स का एक और चौंकाने वाला विचार सामने आता है, भावनात्मक लत, इमोशनल एडिक्शन। भावनात्मक लत? जानते हैं
तो हमारे दिमाग में सिगरेट या शराब जैसी चीजें आती हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन भावनाओं की लत, इसका मतलब है कि हम कुछ खास भावनाओं को महसूस करने के इतने आदी हो जाते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम उसी स्थिति में रहना चाहता है, चाहे वो कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो। चाहे वो कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो। मतलब कोई इंसान तनाव या दुख का आदी हो सकता है, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। अजीब है, लेकिन ये सच है। सोचिए, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। फाइट या फ्लाइट मोड। बिल्कुल। अब अगर कोई सालों तक इसी केमिकल माहौल में रहे तो उसका नर्वस सिस्टम इसी हाई अलर्ट स्टेट को नॉर्मल मानने लगता है। तो फिर शांति और सुकून उसे खालीपन जैसा महसूस होता है। अजीब लगता है, क्योंकि शरीर को वो केमिकल हिट नहीं मिल रहा होता जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है। वाह, तो इसका मतलब है कि मैं अनजाने में ही अपनी शांति को भंग कर सकता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे सिस्टम को तनाव की आदत है। हाँ, ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। बिल्कुल। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई ड्रामा चलता रहता है। होता है ऐसा। जैसे ही चीजें शांत होने लगती हैं, वे अनजाने में ही कोई पुरानी बहस छेड़ देते हैं या कोई नई समस्या खड़ी कर देते हैं। और उन्हें लगता है कि ये सब बाहर से हो रहा है, जबकि ये सचेत रूप से नहीं होता। ये अवचेतन की एक गहरी आदत है उस जानी पहचानी केमिकल लहर को वापस पाने की, जिसे उनका शरीर नॉर्मल समझता है। हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, लेकिन जब शांति मिलती है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इसके साथ करना क्या है। एग्जैक्टली। तो ये भावनात्मक लतें और सेल्फ सैबोटाज का डर, ये एक ऐसा दर्दनाक चक्र है जिसमें इंसान फंसा रहता है। तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? इन नोट्स में दर्द के बारे में भी बात की गई है और उसे देखने का नजरिया भी काफी अलग है। हाँ, और यही भावनात्मक लतें हमें एक दर्दनाक साइकिल में फंसाए रखती हैं। ये एक ऐसा दर्द है जिससे हम भागते रहते हैं, लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि शायद हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि सुनना चाहिए। लेखक के अनुसार दर्द सजा नहीं, मार्गदर्शन है। हमारा दर्द हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि हम अपनी जिंदगी में किस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं या हम किस सच्चाई का सामना करने से बच रहे हैं। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि पहाड़ तुम्हें तोड़ने नहीं आया, पहाड़ तुम्हें अपग्रेड करने आया है। बहुत शक्तिशाली विचार है ये। हाँ, मतलब ये चुनौती हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारे बेहतर संस्करण में बदलने के लिए आई है। बिल्कुल। और दर्द से भागने का मतलब है उस पहाड़ को और भी बड़ा और डरावना बना देना। और यहीं से सुधार यानी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, और लेखक ये साफ करते हैं कि हीलिंग आरामदायक नहीं होती। हीलिंग का मतलब हमेशा अच्छा महसूस करना या पॉजिटिव सोचना नहीं होता। तो फिर हीलिंग है क्या अगर वो अच्छा महसूस करना नहीं है? तो हीलिंग का मतलब है ईमानदार होना, अपनी गलतियां स्वीकार करना, अपने उन पैटर्न्स को पहचानना जिन्हें हम सालों से दोहरा रहे हैं, और सबसे मुश्किल काम, अपने अहंकार, अपनी ईगो को तोड़ना। ये मानना कि शायद मैं ही गलत था या मेरी इस आदत की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ, ये बहुत हिम्मत का काम है। इसीलिए स्रोत में एक पंक्ति है, You don't heal by avoiding discomfort, you heal by understanding it. मतलब सुधार असहजता से बचकर नहीं होता, बल्कि उसे समझकर होता है। बिल्कुल। ये उस अंधेरे कमरे में लाइट जलाने जैसा है जिससे आप हमेशा डरते रहे हैं। और ये ईमानदारी हमें एक और जरूरी पड़ाव पर ले आती है, जिसकी बात ये नोट्स करते हैं, पहचान में बदलाव, आइडेंटिटी शिफ्ट। लेखक एक बहुत ही आम लेकिन हमें सीमित करने वाली सोच का जिक्र करते हैं, जो हम सब कभी ना कभी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं। और ये वाक्य बदलाव के ताबूत में आखिरी कील की तरह है। हाँ, सही कहा। क्योंकि जब कोई ये मान लेता है कि मैं ऐसा ही हूं, तो वो अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर लेता है। वो अपनी वर्तमान पहचान को अपनी नियति मान लेता है। जबकि सफल लोगों की मानसिकता इसकी ठीक विपरीत होती है। हाँ, वो सोचते हैं मैं जो आज हूं वो मुझे वहां नहीं ले जा सकता जहां मुझे भविष्य में जाना है। इसका मतलब है कि हमें खुद का एक नया संस्करण बनना होगा। पर ये होता कैसे है? ये सिर्फ सोचने से तो नहीं हो सकता, इसके लिए करना क्या पड़ता है? ये सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि करने से होता है। ये अपनी पहचान को अपग्रेड करने जैसा है। ओके। और इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। लेखक के अनुसार इसमें 3 मुख्य चीजें शामिल हैं। क्या है वो? 1, नई आदतें अपनाना, छोटी छोटी आदतें जो उस इंसान से मेल खाती हों जो आप बनना चाहते हैं।
ठीक है। 2 अपने लिए नए मानक यानी नए स्टैंडर्ड्स तय करना, ये तय करना कि आप अपने जीवन में क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। और तीसरा? और 3 नई सीमाएं यानी नई बाउंड्रीज बनाना, लोगों को और खुद को ये सिखाना कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे अगर कोई टाल मटोल करने की आदत से परेशान है तो वो अपनी पहचान कैसे बदलेगा? जरूर। वो इंसान सिर्फ ये नहीं कहेगा कि मैं कल से काम करूंगा, वो अपनी पहचान पर काम करेगा। कैसे? वो कहना शुरू करेगा, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने वादे पूरा करता है। फिर वो इसके सबूत इकट्ठा करेगा। अच्छा, सबूत? हाँ, वो एक बहुत छोटा काम लेगा और उसे समय पर पूरा करेगा। फिर दूसरा, वो अपने लिए एक नया मानक तय करेगा। मेरे लिए डेडलाइन से पहले काम खत्म करना नॉर्मल है। और वो सीमाएं बनाएगा, जैसे काम के वक्त फोन को दूर रखना। धीरे धीरे इन छोटे छोटे कामों से उसकी पहचान टाल मटोल करने वाले से बदलकर काम पूरा करने वाले इंसान की हो जाएगी। तो ये सिर्फ व्यवहार बदलने के बारे में नहीं है, ये अपनी पहचान बदलने के बारे में है। ये बहुत गहरा विचार है। बिल्कुल। इन नोट्स का निष्कर्ष यह है कि पहाड़ तब नहीं गिरता जब हम उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो फिर कब गिरता है? पहाड़ तब गिरता है जब हम खुद इतने बदल जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि वो पहाड़ हमारे सामने बहुत छोटा लगने लगता है। वाह! जब हम एक नए इंसान बन जाते हैं तो पुरानी समस्याएं अपने आप अप्रासंगिक हो जाती हैं। तो कुल मिला के आज हमने जिन नोट्स पर बात की वे हमें एक आईना दिखाते हैं। ये हमें सिर्फ बाहरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के तरीके नहीं बताते, बल्कि हमें हमारे अंदर की दुनिया में झांकने पर मजबूर करते हैं। हाँ, ये हमें बताता है कि सेल्फ सैबोटाज आलस नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का हमें बचाने का एक पुराना आउटडेटेड तरीका है। ये हमें हमारी भावनात्मक लतों के बारे में जागरूक करता है कि कैसे हम अनजाने में ही तनाव और अराजकता के आदी हो सकते हैं। ये दर्द को एक शिक्षक के रूप में देखने का नजरिया देता है और अंत में ये हमें हमारी पहचान को फिर से बनाने के लिए एक रास्ता दिखाता है। स्रोत की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी सोच है और सबसे बड़ा दोस्त भी तुम ही हो। ये विचार कि सारी शक्ति हमारे अंदर ही है सच में सशक्त बनाता है। अगर हम अपने इन अंदरूनी पैटर्न्स को समझकर उन्हें तोड़ने की हिम्मत करें तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और इसी विचार पर आज की इस गहरी पड़ताल को सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो इन स्रोतों की आत्मा से जुड़ा है। लेखक कहते हैं कि ये किताब एक आईना है। तो आज इस चर्चा के आईने में आपने अपनी कौन सी एक ऐसी छवि देखी जिसे अब आप अनदेखा नहीं कर सकते? या अगर पहाड़ आप खुद हैं तो आज आप उस पहाड़ का कौन सा सबसे पहला और सबसे छोटा पत्थर हटाने का फैसला कर सकते हैं।